हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। अभी तक हमने क्या देखा, परसेंटेज देखा, परसेंटेज के बाद में प्रॉफिट लॉस देखे, फिर सिंपल इंटरेस्ट देखे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग लगातार देखते हुए आ रहे होंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो ये है कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझना। साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वहाँ आपको ब्याज की राशि पर ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ ऐसा कैलकुलेशन होता है कि यदि पहले साल आपने किसी व्यक्ति से उधार लिया है 2 साल के लिए, आपने पहले साल का ब्याज उसको नहीं दिया, तो वो क्या करता है, सामने वाला उस ब्याज को भी आपके मूलधन में ऐड कर देता है और अगले साल उस पर फिर वो ब्याज लेता है। यही होता है ईएमआई जो भी आप पटाते हैं बैंकों में, उसमें भी यही होता है। वैसे चलिए इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक थ्योरी पूरा दे देता हूँ, एक पेज का। ठीक है, अभी यहाँ जो है कि आपको दिख पा रहा होगा कि पूरा ये जो थ्योरी लिखा हुआ है ना, इस पूरे थ्योरी को आप जो है कि हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी वाले पोर्शन को, इंग्लिश मीडियम वाले अपने इंग्लिश वाले पोर्शन को जो है कि नोट डाउन कर लीजिए, है ना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम स्पष्ट तरीके से मैंने हर एक बात को लिखा है। जैसे कि आप पहला लाइन देख पा रहे होंगे कि जब कभी ब्याज पर धन उधार लेते समय इस प्रकार की शर्त रहती है कि ब्याज की राशि एक निश्चित समयावधि समाप्त होने के पश्चात भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है कि एक कंडीशन ऐसा बना है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, एक निश्चित समय के बाद में ब्याज की राशि दे दी जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगला लाइन आप देखेंगे, बट इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन द स्टिपुलेटेड टाइम एट अ फिक्स्ड टाइम, देन द अमाउंट ऑफ दिस इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द प्रिंसिपल एंड दिस अमाउंट विल बी कॉल्ड द एडिशन अमाउंट, है ना। कहने का मतलब क्या है कि आपने पहले ही शर्त जो है कि रख दिया था, और शर्त आपने मंजूर किया था पैसा लेते समय कि एक फिक्स्ड टाइम के बाद में आप जो है कि अपना ब्याज की राशि, जो इंटरेस्ट जो बने रहेगा उतना देंगे। लेकिन यदि नहीं देते हैं तब सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, उस ब्याज की राशि को आपके मूलधन में ऐड कर देगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अधिक मनी। जबरदस्ती नहीं, आप पहले ही बोल चुके हैं कि एक निश्चित समय के बाद में ब्याज दूंगा, नहीं देते तब उसको मूलधन में ऐड कर देते हैं, है ना। अगला लाइन क्या लिखा है, दिस एडिशन विल बी डीम्ड टू द प्रिंसिपल इन डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट फॉर द सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड, that is interest will have to paid on the principal as well as the interest after the stipulated time। मतलब एक फिक्स टाइम के बाद में जब आपने ब्याज की राशि नहीं दी, वो मूलधन में जुड़ गया, अब आगे आने वाले समय के लिए वो पूरा अमाउंट जो है आपका प्रिंसिपल और पहले साल का ब्याज, वो पूरा का पूरा मूलधन कहलाएगा और उस पर ब्याज लगेगा आगे आने वाले समय के लिए। Thus when interest is non-paid in a fixed time period and interest is calculated by adding the amount of accumulated interest to the principal, then such interest is called compound interest। Such interest is called compound interest। ठीक है, तो जब आप ब्याज पर भी ब्याज देते रहते हैं, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देते रहते हैं एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक के लिए, तब वही चीज़ क्या कहलाता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में एक निश्चित समय के बाद में यदि आप ब्याज नहीं पटा रहे हैं तो उस पर भी ब्याज लग जाता है। यही अंतर है दोनों के बीच में। उम्मीद करता हूँ अभी जो डिस्प्ले हो रहा था वहाँ से आपने नोट कर लिया होगा, यदि कर लिया अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो देखते चलिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जो आपने फॉर्मूला लिखा था वो तो है ही है, और बचपन में हमने एक फॉर्मूला देखा था, आज मैं थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। वैसे तो आप लोग एक बात जानते ही हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, आपका P+CI होता है। ये चीज़ हम साधारण ब्याज के समय भी देखे थे कि अमाउंट इज इक्वल टू P+SI होता है। अभी मैंने क्या देखा कि P+CI, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने CI का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से यदि मुझे CI निकालना है तो क्या होगा, आप देखेंगे, बताइए। CI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, CI इज इक्वल टू P इधर चले जाएगा, अमाउंट माइनस P हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, बचपन से आज तक हम लोग जो है कि इस पर एक चीज़ देखते हुए आए हैं। पहला चीज़ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके बाद और मैं बताता हूँ। CI इज इक्वल टू क्या, अमाउंट माइनस P। ठीक है, और यहीं आप बचपन से एक चीज़ देखते आए हो, अमाउंट इज इक्वल टू
क्या बराबर, अमाउंट इज इक्वल टू हम लिखते हुए आए हैं P 1 प्लस R अपॉन 100 टू बी पावर T, या इसे ही N भी लिखते हैं बहुत बार, है ना। तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब दर की गणना जो है कि अर्धवार्षिक होती है, T डबल हो जाता है, तब वो जो है कि चीज़ आएगा। बाकी आप टाइम लिख करके चलिए, ज़्यादा आसान होगा। ये अगला फॉर्मूला बन गया आपका कि अमाउंट बराबर क्या होता है। अमाउंट बराबर हो जाता है आपका P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। R बाई 100 क्यों है, ये R जो है कि परसेंटेज में रहता है, प्रतिशत को हटा करके 100 का भाग दे दिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला इसी में यदि हम बात करें तो सर CI इज इक्वल टू क्या होगा, तो A की वैल्यू यहाँ रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये यदि इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि हम सीधा सीधा यहाँ से अमाउंट निकालते हैं, प्रिंसिपल हमें गिवन रहता है, यहाँ पर रख देते हैं, माइनस करते हैं, आंसर आता है। दूसरा, यदि आपको फॉर्मूला डायरेक्ट जानना है CI इज इक्वल टू, तो वो मैं निकाल करके दे रहा हूँ। CI इज इक्वल टू ये A की जगह हमने ये इक्वेशन रख दिया है, पूरा क्या रख दिए हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T माइनस P, ये लो इतना रखा हुआ है, इस पर P हमने माइनस कर दिया। क्या होगा यहाँ से, बोलेंगे सर P और P तो दोनों में कॉमन निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल निकाल दो, P कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा आपका, अंदर आपका बचा हुआ है 1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस 1, ये लो, ये आपका डायरेक्ट CI का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर यदि आप रख देंगे तो आपको अमाउंट अलग से कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा जो है कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम यदि दिया है तो यहाँ से आप CI निकाल सकते हैं, है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह का फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखेंगे, आगे चल करके एक ठो कभी यूज़ हम नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है भाई, ठीक है। फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, आगे चल के हम जो है कि एक भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। बस ये है कि यहाँ से एक नया चीज़ मैं बताऊँगा और उसका यूज़ करूँगा मैं हर एक जगह, ठीक है। एक नया चीज़ आपको बता करके रखूँगा अभी, और उसका हम यूज़ करेंगे हर एक जगह। अभी देखेंगे हम वो कैसे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, बिल्कुल, है ना। अभी देखिए आगे एक तो चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से एक तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने लिख लिया ना, अभी मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम देख लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल बता रहा हूँ मैं, हम रेशियो मेथड फॉलो करते हैं। कौन सा मेथड, रेशियो मेथड। याद करो, रेशियो जो चैप्टर चला था तब से बोल रहा हूँ मैं, है कि नहीं, कि यही मेथड फॉलो करेंगे। जो लोग ये चैप्टर डायरेक्ट देख रहे हो, जो लोग परसेंटेज डायरेक्ट देखे हो, वो लोग मेरा रेशियो का लेक्चर जरूर देखो, तब जा करके ये चीज़ समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है हर एक बार, ठीक है। परसेंटेज यदि नहीं देखे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आएगा, तो पहले परसेंटेज देखिए पूरा, ठीक है। चलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये देखो A इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100, ये लो मैं लिख लिया, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 पावर T। मान लेते P नीचे ले आता हूँ, A बाई P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस R% का पावर T। बताइए तो होगा या नहीं होगा, बताओ बताओ बताओ। R% लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे बटे 100, प्रतिशत को ऊपर ले गया तो प्रतिशत का मैंने चिन्ह बना दिया केवल और केवल, ठीक है। समझ में आया, मतलब ये है कि जो भी आपको रेट दिया रहेगा, देखो जो भी आपको क्या दिया हुआ रहेगा, रेट जो भी आपको दिया हुआ रहेगा, वहां से जो मैं रेशियो तैयार करूंगा वो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होगा, ठीक है। या यूं बोलूं, जैसे यहां से यदि मैं निकालूं, यदि P को इधर ट्रांसफर कर दिया, CI अपॉन P का रेशियो होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। CI अपॉन P भी तो यहां से लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। कई एक बार ऐसा होता है अमाउंट और प्रिंसिपल का आपको रेशियो निकालने बोलता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, और बाकी तो मैं तो अभी बताऊंगा ही, है ना। अब रेशियो जैसे ही बनाना चालू करेंगे आप लोग का दिमाग घूमेगा, इसलिए मैं पहले लिख दिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया क्या, देखो फॉर्मूला खेल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। बहुत लोग को लगता है कि हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला ही होता है, नहीं, कंसेप्ट होता है, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले जो जान रहे हो वो बता दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट ये 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। इतना तक यदि क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक लिख लिए, बोर्ड रफ कर रहा हूँ मैं, है ना, ठीक।
कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। अभी देखेंगे कि परसेंटेज में जो कंसेप्ट समझे थे उसका यूज़ कैसे होगा। देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड? सक्सेसिव मेथड, क्रमागत विधि। ठीक है, सक्सेसिव मेथड। ये लो, यदि हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जैसे r बराबर 10%, t है आपका 2 ईयर्स, तो मुझे अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो बता दो कितना होगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। और CI बता दो कितना होगा। चलो ठीक है, अगर इसी चीज़ को आप ये बोलोगे सर क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे होगा, तो क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, या अमाउंट और प्रिंसिपल यानी कि मिश्र धन और मूलधन के बीच में क्या अनुपात होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं लिखा हूँ क्रमागत यानी कि सक्सेसिव। क्या ये सक्सेसिव मेथड या सक्सेसिव केस और कभी बताया हूँ? जी बिल्कुल, परसेंटेज जब पढ़ा रहे थे क्रमागत वृद्धि बताया था मैं। सीधे सीधे वृद्धि और क्रमागत वृद्धि में अंतर मैंने बताया था, है ना। वही चीज़ है ये। यदि नहीं तो YouTube में क्रमागत वृद्धि प्ले लिस्ट में डाला हुआ है परसेंटेज के अंतर्गत, वो देखिए एक बार। अब आइए वापिस, ठीक है। 10% को मैं क्या बोलूँगा? 10% को बोलूँगा 1/10, ठीक है। 10% को क्या बोलूँगा मैं? 1/10। बोले 2 साल के लिए है सर। कितने साल के लिए है ये? 2 साल के लिए है। अभी देखो यहाँ पर एक तो चीज़ को समझो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर एक तो चीज़ समझें। देखो ब्याज हमेशा किस पर लगता है? 10% के रेट से किस चीज़ पर ब्याज लगेगा? सर मूलधन पर लगता है ब्याज। अमाउंट पर ब्याज लगता है क्या? नहीं। अमाउंट में तो जब मूलधन ऐड हो जाता है, मूलधन में जब चक्रवृद्धि ब्याज ऐड हो जाता है तब तो अमाउंट बनता है। मतलब डिपेंडेंसी किस पर है? मूलधन पर। ब्याज की राशि कब बढ़ेगी? जब मूलधन ज़्यादा होगा। मतलब ये है डिपेंडेंसी का अर्थ कि ये जो बटे में लिखा रहता है ना, यही हमारा मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, P होता है, ठीक है। ये 10 जो बटे में जो लिखा रहेगा हमेशा वही मूलधन होगा, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो होता है आपका CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो अब बताओ, रेशियो बन गया, यहीं पर हमारा मेथड खत्म हो गया भाई। कि 10 जो लिखा है वही प्रिंसिपल है, ऊपर जो लिखा है वही CI है। SI के टाइम पे भी ऐसा ही बताया था मैं कि ऊपर SI रहता है और नीचे जो है कि प्रिंसिपल रहता है। अभी बस वो CI हो गया। अब यहाँ से मुझे बोला गया है कि सर आप अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में रेशियो बताओ। मैं इसको थोड़ा उल्टा लिखता हूँ, मैं प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का लिख लेता हूँ। चलो देखो कैसे। बात यह है कि जब 10 हमारा P है, ये लो 10 मैंने P पे लिख दिया, 10 हमारा P है, प्रिंसिपल है 10, उस पर एक चक्रवृद्धि ब्याज लगा है। एक क्या लगा है? ब्याज लगा है। 10 के प्रिंसिपल पर 1 का ब्याज, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 धन 1 यानी कि 11। अमाउंट इज इक्वल टू, अभी लिखा था यहाँ पर मैं, P + CI। मतलब देखो 10 के प्रिंसिपल पर 1 का ब्याज लग गया। कितना हो गया? 10 से 11 हो गया। ये तो हुआ 1 साल का, क्योंकि हमको जो भी दर दिया रहेगा ना वो वार्षिक रहता है, पर एनम रहता है। नहीं लिखा था तो लिख लो, पर एनम वार्षिक था ब्याज। 1 साल में इतना लगा, और अगले साल के लिए यही तो दर है, तो अगले साल फिर एक बार होगा 10 से 11, फिर से एक बार, यानी कि कुल मिलाकर के कितना? 10 दहम 100 से 11 11 121। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया 100 और 121। ब्याज कितना आया? देखो 21 आया भाई। कितना आया? ये देखो, ये CI है। 100 यदि मूलधन है और 121 मेरा अमाउंट है, इन्हीं का डिफरेंस ही तो CI होता है। इसलिए CI आपका कितना आ गया? 21 आ गया, 21 आ गया। बताइए कोई समस्या? कितना आसान तरीके से आ गया है भाई। देखो CI 21 और ये दोनों फार्मूला यूज किए क्या कहीं भी? देखो बताओ, फार्मूला यूज किए क्या कहीं भी? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और यही यदि कोई भी रुपए दिया रहता, मान लेते हैं प्रिंसिपल को 100 रुपये लिखा रहता, तो 100 का प्रिंसिपल होता हमारा, 100 रुपये का अमाउंट 121 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये लग जाता। यदि साधारण ब्याज होता तो
10% के हिसाब से 2 साल में 20 का लगता, SI आपका 20 आता, CI हमारा 21 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? और क्वेश्चन करेंगे, अभी चिंता मत करो, और क्वेश्चन है मेरे पास में, है ना, देखेंगे। ये नोट कर लिए? बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं। अभी मैं समय चेंज कर देता हूँ, सब चेंज कर देता हूँ, अभी देखिए। ठीक है, चलो R मान लेते हैं, हमारे सामने दिया हुआ है 16 सही 2/3%, T दिया हुआ है 3 साल। तो बोले अमाउंट प्रिंसिपल क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या। अभी देखो ये कैसे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बातें दी गई हैं। अभी देखो जो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में ऐसे प्रतिशत को रखना भी मुश्किल जाता है कि नहीं। और यहाँ देखो हमें याद हो चुका है अब तक, 16 सही 2/3% कितना होता है। बोले सर 1/6 होता है। कितना होता है भाई? 1/6 होता है। ठीक है, ये याद नहीं है तो पहले करो, फिर आना वापस क्लास में। ठीक है, चलो तो ये बोलेंगे सर कि अमाउंट प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल और अमाउंट बनाऊंगा मैं उल्टा। ठीक है, चलो क्यों? क्योंकि बटे में जो लिखा है सर वही प्रिंसिपल है। कितना है? 6, और 1 का ब्याज लगा, यानी कि अमाउंट कितना हो गया? 7 हो गया। 1 साल के लिए हो गया, केस खत्म। अगर दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल फिर 3 साल गए ना, दूसरे साल फिर सर 6 से 7 हो गया, और तीसरे साल भी 6 से 7 हो गया। कुल मिलाकर के 6 का क्यूब कितना होता है? 216 से 7 का क्यूब 343 हो गया। कितना बढ़ा? देखो कितना बढ़ा, वही देखना ही तो आपके लिए CI लेकर के आएगा। ये पहला तो आंसर आ गया, A और P का रेशियो कितना? 216 343, लेकिन CI कितना? इसका जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 343 216, चलो 13 में 6 चले गया, कितना आ जाएगा? 4 और 3 7 आ जाएगा, कैरी आ गया, ये आ गया 2, 127 रेशियो। ये लो 127 रेशियो क्या आ गया है आपका? CI आ गया है। और P और A तो आपको दिया ही हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि हमने जो क्रमागत वृद्धि या कमी जो पढ़ा हुआ था प्रतिशतता के समय, वही चीज़ जो है कि यहाँ पर भी काम आ रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट होता ही ऐसा है। समझ में आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता ही ऐसा है, इसलिए इस तरह से आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसी में चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोग को बनवा देता हूँ, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये लिख लिए? ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4800 रुपये पर, कितने रुपए पर भाई? 4800 रुपये पर 2 वर्षों का 7.5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कितना परसेंट है रेट? 7.5% का ही इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। R हमारा दिया है 7.5%। इस 7.5 को मुझे लिखना है कि ये रेशियो में कितना है, कि ये किसमें? रेशियो में कितना है। मैं पॉइंट को हटा करके 10 लिख लिया और परसेंटेज को हटा करके 100 लिख लिया। अब भाग चले जाएगा, 25 या 75, 25 चौक 100, कितना आ गया? ये 3/40 आ गया। टाइम हमको दिया हुआ है कितना साल? 3 साल दिया हुआ है, और प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई? प्रिंसिपल अमाउंट 4800 रुपये दिया हुआ है। ये लो, अब जो लोग फॉर्मूला को बेस्ट मान रहे हो वो लोग फॉर्मूले से बना करके देख लो, मैं तो इससे बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो 3/40 हमको ज्ञात हुआ ना, यहाँ से मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाऊंगा। किसका रेशियो? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल है मेरा 40 और अमाउंट 40 में 3 बढ़ के हो गया है 43। फिर से प्रिंसिपल है 40 और 3 बढ़ के हो गया 43। और 3 साल के लिए दिया है कि 2 साल के लिए दिया है भाई? 2 साल के लिए दिया है, सॉरी, है ना, 2 साल के लिए दिया है। कैलकुलेशन हो चुका मेरा। तो 40 के स्क्वायर 4 चौक 16 और 2 ठो 0, और ये 43 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये तो हमको पता है भाई, है ना। 43 का वर्ग यदि निकालना है, हमारे पास तरीका है, एप्टीट्यूड में पढ़ाया करता था। 4 चौके 16, 3 तिया 0 9, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये लो, ये आ गया 9, 4 6 और 2 8, ये 1849 हो गया ये। ठीक है, आपको CI पूछा है क्या? आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, CI तो यही डिफरेंस है। तो 16 में 1849 घटाओगे, मेरे ख्याल से 249 रेशियो आने वाला है।
अभी देखो यदि हम 249 रेशियो निकाल दिए हमारा CI आ जाएगा। अब बोलेंगे सर यहाँ प्रिंसिपल दिया है 4800 रुपये, आपका सर प्रिंसिपल आया है 1600 मेरा रेशियो में आया है। 1600 जो मेरा रेशियो में आया हुआ है वही तो आप बोल रहे हो कि 4800 रुपये में दिया हुआ है, यानी कि एक रेशियो बराबर कितना दिया हुआ है आप बताइए। एक रेशियो बराबर सर 16 × 48, दोनों जीरो तो कट गए, एक रेशियो बराबर 3 रुपये दिया है। हाँ बिल्कुल दिया है। यहीं से तो मैं निकालूंगा कि CI बराबर कितना, CI बराबर 249 रेशियो। देखो 249 रेशियो यानी कि 249 गुणा 3, 250 में 3 का गुणा करूं तो कितना आ जाएगा मेरा 750। 750 में कितना कम कर देंगे हम, 3 एक कम 3 कर देंगे तो 747। कितना आ जाएगा हमारा 747 आ जाएगा। गुणा करके देख लो 747 रुपये ही आएगा। यही है आपका CI इस क्वेश्चन का। आप लोग जिस भी मेथड से बना रहे थे क्या इतना आया या नहीं आया वो चेक कर लेना कम से कम, है ना। और यदि इस मेथड से नहीं बना रहे हो तो देख लो हमने बिना सूत्र के कितने आसानी से निकाला है। और यही चीज़ परसेंटेज के टाइम पे कर रहे थे, नया कुछ नहीं सिखाया हूँ अभी तक मैं। देखो नया कुछ बोला क्या, नहीं सीधा सीधा वही वृद्धि की बात हुई है। 2 साल थे इसलिए 2 बार वृद्धि हुआ है। याद करो मैंने क्षेत्रफल को भी इसी तरह से वृद्धि बताया था। जो त्रिज्या वाले क्वेश्चन होते थे R² बोलता था 2 बार बढ़ाते थे, लंबाई चौड़ाई बोलता था 2 बार बढ़ाते थे, है ना। वही चीज़ चल रहा है, कुछ नया नहीं है। बस आप में सीखने का ललक होना चाहिए कि सर नया एक मेथड हम सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सीखेंगे। इस प्रकार से यदि मन में उद्देश्य लेकर के सीखोगे तब तो सीख पाओगे। ठीक है, देखो कितना आसानी से 747 रुपये हमारा ब्याज आ चुका है। ठीक है, अभी चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे ही देता हूँ, है ना। वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। SI और CI का डिफरेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा कि 12,000 रुपये पर, कितने रुपए पर, 12,000 रुपये पर 3 साल के लिए, कितने साल के लिए भाई, 3 साल के लिए 20% वार्षिक दर पर, कितने परसेंट, 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो कितना सरल सवाल है ये। 20% पर एनम आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपको 3 साल का, मूलधन दिया हुआ है आपको 12,000 रुपये, और पूछा है कि CI बता दो भैया मुझे कितना होगा, है ना, पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये लो। ठीक है, इस 20% को मैं बोलूँगा 1/5। आप लोग बताओ सही बोल रहा हूँ या नहीं। 20×600 1/5। यहाँ से मैं मूलधन और अमाउंट के बीच में रेशियो बनाऊंगा। 5 मेरा मूलधन है, 5 क्या है मेरा मूलधन है। अमाउंट कितना होगा, 5 से 1 ज़्यादा यानी कि 6। और ऐसा 3 साल तक करना है। कितने साल तक करना है, 3 साल तक, यानी कि 3 बार। तो 5 से 6, फिर 5 से 6, कुल मिलाकर के 5 पंचे 25, पंचे 125 से 6 छक्के 36, 36 छक्के 216। कितना डिफरेंस आया बताओ 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 बताओ। इधर 75 उधर 16, 75 से 81, 91 रेशियो का डिफरेंस आ गया। कितने रेशियो का भैया, 91 रेशियो का डिफरेंस आया। और यही डिफरेंस तो मेरा CI होता है। यानी कि आपको ये जो मूलधन 12,000 दिया हुआ है वो है 125 रेशियो के बराबर। तो 125 रेशियो बराबर यदि 12,000 रुपया है तो एक रेशियो बराबर आप निकालो पहले। तो यहाँ से एक रेशियो बराबर ये 12,000 बटे 125, यानी कि कितना होगा, आप काट करके देखिए। 125 एक कम तो नहीं होने वाला, ये सीधे 1200 लेंगे। 25 से काट लेते हैं ना, एक काम करते हैं, चलो 25 पंचे 125, और ये वाला 25 चौके 100, पहले तो 20 बचा, 25 अट्ठे 25 सुनम। अब ये कटा हमारा 5 निया 45, 5 छक्के 30, एक रेशियो बराबर 96 रुपीज़ आ गया है। हमें 91 रेशियो निकालना है। हमारा CI कितना है भाई, 91 रेशियो। कितना है, 91 रेशियो। तो 91 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 96 इंटू 91। कितना हो जाएगा ये आपको गुणा करना है ना एकदम। तो कितना हो जाएगा ये, 91 छक्का, नहीं एक काम करते हैं 1 से कर लेते हैं, तो 96 आएगा पहले, फिर 9 से कर लेते हैं, 9 छक्के 54 का 4, कैरी आया आपका 5,
है ना। 9 नहीं 81 और 5 आ गया आपका 86, तो कुल मिलाकर के हो गया 6, 9 4 13 की 3 कैरी 1, ये आ गया 8,736 रुपये। कितना आ गया आपका 8,736 रुपये आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है ना। ऑप्शन में दिया है ना, हाँ बिल्कुल दिया है। ठीक है, आपका CI हमने कैलकुलेट करके दे दिया है भाई कि 8,736 रुपये ही आपका CI बनेगा। देखो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं ये बोलूँगा। ठीक है, इस तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? पक्का। देखो एकदम सीधा सीधा कैलकुलेशन है भाई हमारा, है ना, कोई तीन तिगाड़ा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखना है, बनाते जाना है, बस यही है। एक और मेथड आपको बताऊंगा धीरे से, है ना। उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं रखा हुआ है। देखो एक चीज़ और आता है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में कि दर की गणना कैसे की जाए। ठीक है क्या आता है कि दर की गणना कैसे की जाए, ये चीज़ें एक आ जाता है नया। तो रेट का कैलकुलेशन प्रश्न पर निर्भर करता है ना। रेट कैलकुलेशन इज डिपेंड्स ऑन ओनली क्वेश्चंस। क्यों ऐसा? जैसे उसमें दिया है, जैसे इसी क्वेश्चन में दिया था कि 20% पर एनम है, 20% वार्षिक है। इसी को यदि ये बोलता कि 6 माही का कितना होगा, किस चीज़ का 6 माही का कितना होगा, तो आप क्या करते 20 में 6 माह का गुणा कर देते, यानी कि 6/12 कितना आ जाता, 10% आ जाता। तो वो चीज़ भी मैं बताऊंगा आप लोगों को धीरे से। लेकिन जो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो कम से कम आप इससे बना सकते हो। ठीक है, तो मुझसे जो है कि कांटेक्ट करें यदि कोई डाउट आ रहा है ना। बिल्कुल, कुछ लोग करते हैं, वैसे ही आप भी करते रहें। और नीचे जो नंबर डिस्प्ले होते रहता है ना डाउट इंक्वायरी के लिए, उस पर आप जो है कि मैसेज कर सकते हो। उसके बाद में नहीं बन रहा है क्वेश्चन बनाओ, और मैथ्स के लिए केवल क्वेश्चन बनाना ही सीखने का तरीका होता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाइए, किसी भी बुक से बनाइए, प्रीवियस ईयर बनाइए, व्यापम का क्वेश्चन उठा करके बनाइए। व्यापम वैसे भी रिपीट करता है क्वेश्चन, जो आप व्यापम के पुराने क्वेश्चन PSC पुराने क्वेश्चन जो बनाए रहते हो, वहीं से आपके नए क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये बनाते रहें। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग का हो गया ना। अब जैसा कि मैं बोल रहा था कि हम ये तो एक विधि हो गया देखने के लिए, है ना। इसी विधि में यदि हमको दर को चेंज कर दिया, या समय चेंज कर दिया, या दर की गणना को यदि चेंज कर देता है, तो हम उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, वही हम अभी आगे जो है कि बताने वाले हैं, है ना। कि दर की गणना किस प्रकार से होती है, किस चीज़ की गणना, दर की गणना। ठीक है, लिखेंगे दर की गणना, यानी कि इंग्लिश में क्या है ये, रेट कैलकुलेशन। किसका कैलकुलेशन है ये, रेट कैलकुलेशन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी तक जो भी हमने सवाल हल किया है ना, 2-3 सवाल जो हमने हल किया, उस पर क्या था कि दर जो है कि वार्षिक हुआ करती थी। यदि उसी चीज़ को बोला जाए कि मान लेते हैं दर आपका 10% दिया है, और इसे कहा जाएगा कि 6 माही में यह क्या होगा, कौन सा, 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज आपको यदि निकालना है, 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। ठीक है, तब आप दर को किस प्रकार से लेंगे, इसको कहा जाता है हाफ ईयरली CI कैलकुलेशन। हाफ ईयरली यदि आपको CI कैलकुलेट करना है, तो आप उसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए, ये जो 10% है, ये साल भर का ब्याज है। 10% किसका ब्याज है, आपका साल भर का ब्याज है। अब इसे ही बोला जा रहा है कि यदि 6 माह का निकालना है तो कैसा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये जो 10% जो 1 साल का दिया हुआ है ना, ये पर एनम दिया हुआ है, 1 साल का दिया हुआ है, इसे यदि 6 माह का निकालना है तो 6 माह से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 6 माह से गुणा कर दो। लेकिन 6 माह कितने में, 1 साल में, यानी कि 12 माह में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। SI के टाइम भी ये चीज़ को मैं सिखाता हूँ कि 6 माह कितने दिनों में, तो 12 महीने का 6 माह। रेफरेंस क्या है हमारा, 6 माह, 3 साल का 6 माह, 10 साल का 6 माह नहीं, 1 साल का 6 माह, इसलिए 12 महीने का 6 माह। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये हम काटेंगे 2 से 5, यानी कितना आ जाएगा 5%। अगर आप लोग को बचपन का थोड़ा बहुत याद है, या किसी से भी आप मैथ्स पढ़े हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े हैं, तो उस पर क्या बोलते हैं कि यदि महीना जो है कि 6 माही हो जाएगा तो टाइम डबल हो जाएगा और दर आधा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन है आज।
छमाही संयोजित ब्याज का कहने का अर्थ क्या होता है कि हर 6 महीने में ब्याज की गणना होगी, यानी कि 2 बार ब्याज लग जाएगा। 6 महीना, एक साल में कितने बार, एक साल में कितना 6 माह, 2 6 माह, यानी कि दर जो है कि डबल हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 बार कैलकुलेट होगा। और दर देखो आधा हो गया, 10 से 5 हो गया। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा आगे, मैं ये बता रहा हूँ कि बचपन में आप लोग ऐसा कुछ सुने होंगे या फिर किसी और से यदि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े हो तो ऐसा सुने होंगे कि यदि 6 माह बोलेंगे तो दर आधा हो जाएगा, समय डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा का रीजन मैं दे रहा हूँ, नहीं पढ़े होगे शायद, या पढ़े होगे तो अच्छी बात है ना, कि दर जो 10% एक साल में लग रहा है वो 5% लगेगा 6 माह में, और ऐसे कितने 6 माह, 2 6 माह, इसलिए टाइम हो गया डबल और दर हो गया आधा। ये तो रहा एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आप लोग के लिए मैं रख देता हूँ। यदि चलो जैसे दर मैं बोलता हूँ 12% है, इसको मुझे बताओ 5 माह में कितना लगेगा ब्याज, या 5 माह का दर कितना होगा। दर देखो 12% आपका पर एनम है, दर क्या है 12% पर एनम, ईयरली जो है कि 12% लगता है। तो 5 माह में कितना लगेगा, आप बोलोगे सर 12% का 5 माह, 12 माह में से कितना आ गया, 12 12 कट गया, 5% आ गया। हाँ जी बिल्कुल, देखो 12% 5 माह में कितना निकलेगा, 5% निकलेगा। देखो जो लोग भी तिमाही और 6 माही को ही केवल जान रहे थे, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 5.5 महीने का कैलकुलेशन नहीं जान रहे थे, उनके लिए ये चीज़ बहुत जायज़ हो रही है। क्योंकि देखो यदि 6 माही बोला तो आधा कर दोगे, तिमाही बोला तो 1/4 कर दोगे, लेकिन बाकी में यही करना होता है। क्यों आ रहा है उसी का रीज़न दे रहा हूँ मैं, इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है, समझ पा रहे हैं चीज़ों को, है ना। 5 माह का मतलब 12% का 5 महीने, 12 महीने में से 5%, है ना। मान लेते हैं इसी चीज़ को आपको बोलेगा कि मुझे 9 माह का निकालो कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 9 माह का बोलेगा सर तो यही 12% है, 12% में 9 माह, 9/12 9% ही आएगा। मैं तो बोलूँगा कि यदि मैं 6.5 माह बोलूँ ना, 6.5 माह के लिए क्या लगेगा, तो भी आप बोलोगे सर 12% 6.5/12, यानी कि सर ये भी 6.5% आएगा। बिल्कुल सही बात है, 6.5% आएगा। दर की गणना कुछ इसी प्रकार से आपकी की जाती है, दर की गणना इसी प्रकार से की जाती है, जितना परसेंट जितना माह आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल है हमारे सामने, है ना, यहाँ तक लिख लिए क्या, यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आगे एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। मैं बोलता हूँ कि यदि आर मेरा जो है 6 से ही 2/3% है और समय दिया हुआ है 1 से ही 3/4 वर्ष, तो A/P क्या होगा ये निकालना है। चलो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इस बार आपको बताना है कितना होगा। चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए, केवल 1 मिनट का है ये, 1 मिनट में बन जाएगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है। रहने का तो ये 30 सेकंड का है, आप लोगों के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ मैं। ये नीचे लिख लिए हो गए, रफ कर देता हूँ मैं, और इतना लिखने के बाद में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए भले 1 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए देखो आर आपको दिया हुआ है कितना, 6 से ही 2/3%। आर हमको पता है 6 से ही 2/3% कितना होता है, ये 1/15 होता है। सर देख लो आप लोग, 1/15 होता है, परसेंटेज के टाइम से बता रहा हूँ यही चीज़ को बार बार मैं, कि 6 से ही 2/3% कितना होता है, 1/15 होता है। तो ये जो दर है ये पर एनम है, 1 साल के लिए है, यहाँ नहीं लिखा है तब भी आपको 1 साल के लिए ही मानना है, ठीक है। वैसे तो लिखा रहेगा, नहीं लिखा है तो ये वार्षिक संयोजित ब्याज ही होता है। 1/15 आपका 1 साल का जो है कि ब्याज है, और यहाँ से आप P/A मेरे विचार में तो निकाल सकते हो। कितना आएगा बताओ। देखो समय आपको कितना दिया है, 1 से ही 3/4 साल दिया है। देखो अभी हमने जो है कि 20 मिनट पहले यदि आप रिवाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा कि यदि इस प्रकार का सिचुएशन दिया रहता था, समय यदि 2 साल दिया है, मैं क्या लिखता, 15 से 16 एक बार, क्या लिखता मैं, 15 हमारा P है, 16 हमारा A है 1 साल के लिए, और फिर बोलता दूसरे साल के लिए फिर 15 से 16। याद करो, आज ही पढ़े अभी 20 मिनट पहले, है ना। क्या देखे थे हमने कि यदि T 2 साल दिया है, दर कुछ भी दिया है, तो दर में जो बटे में आता है वही प्रिंसिपल होता है, 1 बढ़ा करके हम अमाउंट लिख देते हैं, है ना। तो 15 से 16 1 साल के लिए मैं बोलता, और दूसरे साल के लिए फिर 15 से 16, लेकिन दूसरा साल पूरा यहाँ नहीं है,
यहाँ दूसरा साल है क्या? दूसरा साल है तो जरूर, लेकिन उसका केवल 3/4 है। मतलब 3/4 का मतलब केवल 9 महीने की बात हो रही है। 3/4 का मतलब कितना? केवल 9 महीने की बात हो रही है। आप क्या करोगे? आप सर उस 9 महीने के लिए ही दर निकालोगे और उसके हिसाब से पी और ए का रेशियो बनेगा। समझ में आ रहा है बात? यहां देखो, यदि 2 साल दिया रहता तो मैं 2 बार बढ़ा देता 15 से 16, लेकिन यहां दूसरे साल पूरा का पूरा थोड़ी चल रहा है, दूसरा साल केवल 3/4 चल रहा है, तो हमको उतने के लिए दर की गणना करनी होगी। केवल ये 3/4 वर्ष जो चल रहे हैं ना, उतने का ही ब्याज आपको पटाना है, तो 3/4 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात करना होगा। समझ में आया बात? तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 1/15 है। देखो रेट कितना है? 1/15 है। यदि पूरे साल के लिए होता तो ये लिख देते, लेकिन 3/4 साल के लिए है तो मैं लिखूंगा 3/4 साल। ये लो भाई, मैं कितना लिखूंगा? केवल और केवल 3/4 साल के लिए 3/4 ही मैं लिखूंगा। कितना आएगा? देखो तो 3/4 साल के लिए 3/4 का गुणा किया। अभी तो बताया था दर का गणना कैसे करते हैं। दर का प्रतिशत गुणा समय। 9 महीना था, 9/12 लिखे, ये 3/4 दिया ही हुआ है। तो दर 1/15, 3/4 के लिए 3/4, 3 पंछे 15, कितना आ जाएगा? ये 1/20 आ गया। ये 5 चौके 20 हुआ। ये देखो, ये है दर कितने के लिए? 3/4 के लिए। ये था दर 1 साल के लिए, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये दर था आपका 1 साल के लिए, ये हो गया। ये दर हमने निकाला 3/4 के लिए। ये देखो 1/15 गुणा 3/4 कितना आ गया? 1/20। कहने का अर्थ प्रिंसिपल है यहाँ पर 20 और अमाउंट कितना हो जाएगा? 20 से 1 बढ़ के 21। ये बना आपका। और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं? 4 चौके 16, 4 पंछे 20, और ये कटेगा 5 तिया 15, सॉरी 3 से कटेगा ये, 3 पंछे 15, 3 सत्ते 21। अब आ चुका है हमारा सही उत्तर। क्या? 5 पंछे 25 से 7 चौके 28। ये देखो, ये आया आपका पी और ए का रेशियो। यही तो निकालना था। समझ में आया? एक बार और देखिए इस चीज को, है ना। हमने क्या किया? हमको ये दर दिया है, समय दिया है 1 साल 3/4 वर्ष, ठीक है। 1 सही 3/4, 1 साल के लिए तो 1/15 पूरा हमारा ब्याज लग गया, पूरा 1 साल पटा दिया हमने ब्याज। उसके बाद क्या करना है? 3/4 साल के लिए जितना दर से गणना करना है वो है 3/4 साल के लिए 1/15 के हिसाब से गणना करेंगे, जो कि आएगा 1/20। ये देखो 3 पंचे 15 कट गया, 5 चौके 20, यानी कि 20 से 21 हुआ, तो प्रिंसिपल 25 से 28 का रेशियो बनेगा। अभी देखो इसी में मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसी में ही मैं एक कैलकुलेशन दे देता हूँ आपको। चलो बनाते हैं, देखेंगे। यहाँ तक लिख लीजिए। चलो एक क्वेश्चन है कि आर आपको दिया हुआ है 7 सही 1/7%, ठीक है। समय यहाँ पर दिया हुआ है आपको 1 सही 1/2 साल। तो CI बराबर क्या होगा यदि P बराबर, ठीक है, देखते हैं। P बराबर 14 और फिर से ये हो जाएगा कितना आपका 14 दूनी 28, 28 14। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। चलो CI का मुझे रेशियो, ठीक है, यहाँ पर P/A निकालो क्या होगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। P/A कितना होगा ये निकालो। चलो 10 सेकेंड का टाइम है, बताइए। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 7 सही 1/7 का मतलब 1/14 होता है। ये तो दर रहा आपका पूरे 1 साल का। यहाँ से आप जो है कि P/A निकालोगे, कुछ कितना आएगा? 14 हमारा प्रिंसिपल है, 14 में 1 ज़्यादा 15 हमारा अमाउंट है। आफ्टर दैट आप बोलोगे सर ये जो आधा साल है ना, इसका अलग गणना होगा। ये तो 14 से 15 हो गया 1 साल का। अब ये आधे साल का गणना कैसे होगा? तो हमको R निकालना होगा इस आधे का। कैसे निकालेंगे? 1/14 पूरे का होता है, आधा के लिए 1/2 करेंगे। कितना आ जाएगा? 1/28। अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। देखो 14 दूनी 28। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 28 से 29 हो जाएगा। ये चलो 28 से कितना हो गया? ये 29 हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। चलो कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे 112 का 2, कैरी आया 11,
14 दूनी 28, 28 और 11 कितना हो जाएगा आपका 39। ये लो 392 रेस टू ये कितना हो जाएगा 15 निया 135 का 5, कैरी आया आपका 13, 15 दूनी 30, 30 और 13 हो गया आपका 43। मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन में दे देता हूँ कि प्रिंसिपल जो है हमारा 39,200 रुपये है। ये लो प्रिंसिपल यदि 39,200 रुपये है तो CI कितना होगा, ये लो चल ठीक है। प्रिंसिपल मैंने दे दिया, अब 39,200 है मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल हमारा है 392 रेशियो, प्रिंसिपल हमारा कितना है 392 रेशियो, और इसी को आपको रुपए में दिया हुआ है 39,200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से एक रेशियो बराबर आप कितना लेकर के आएंगे बताइए, एक रेशियो बराबर सर 392 कट गया, ये तो 100 रुपया बचा। हाँ तो ठीक है ना, मैं पूछा क्या हूँ, मैं पूछा हूँ CI कितना होगा। तो चलो देखते हैं CI कितना होगा। CI यहाँ पर 392 का P है, 435 का A है। CI इज इक्वल टू क्या होता है आपका A माइनस P, यानी कि 400 कितना 435 में से 392 हमको घटाना है, कितना आएगा बताइए, इधर 8 हो गया इधर 35 हो गया, ये 43 रेशियो। CI आपका कितना आ गया है 43 रेशियो आ गया CI, वही तो निकालना है। तो 43 रेशियो बराबर 43 गुणा 100 कितना आएगा, ये 4,300 रुपये। ये आ गया आपका CI। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहते ही हैं एग्जाम में, जिस पर एक रेट दे देगा, एक समय दे देगा। समय कुछ इस प्रकार से हो गया आपका 1 से ही 1/2 साल, और इस पर लिखा रहेगा कि ये वार्षिक संयोजित होता है, CI पूछ लेगा वो सीधा सीधा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप बना सकते हैं। इसके लिए केवल और केवल क्या करना है आपको, दर का कैलकुलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अभी देखो एक और नया मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। एक और मेथड बताता हूँ मैं, ट्री मेथड। उस ट्री मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, तब तक ये नोट कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि दर की गणना जो हमने किया है, जो हमने सक्सेसिव मेथड के द्वारा जो चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है, उसके अलावा एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज के बन जाएंगे, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन आता है कि दर दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, बोलेंगे कि पहले साल द्वारा दूसरे साल को, या अगर 3 साल है समय तो दूसरे साल द्वारा तीसरे साल को कितना रुपया ब्याज दिया जाएगा। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है तो उसे आप ना सूत्र वाले तरीके से, ना ही मेरे जो सक्सेसिव केस है उससे बना सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, उसके लिए आपको जानना होगा ट्री मेथड। कौन सा मेथड, ट्री मेथड आपको जानना होगा। ये ट्री मेथड देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रहने को सबसे ज़्यादा आसान यही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, पहली बात तो ये कि जो मैंने बताया कि दूसरे साल द्वारा तीसरे साल को कितना रुपया ब्याज दिया जाएगा, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इससे बना सकते हो। दूसरा एक तरह का क्वेश्चन आजकल जो है कि व्यापम और PSC का बहुत फेवरेट बना हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस अमाउंट दिया रहता है या डिफरेंस अमाउंट पूछता है। वो तरीका, वो चीज़ भी आपको ट्री मेथड से तुरंत बनता हुआ दिखेगा। शुरू में सीखने में थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है कि दिक्कत जाए। उम्मीद करूंगा कि मैं जिस तरीके से बताऊंगा एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है कि हर एक बात हो। 3 साल का कैलकुलेशन में बताऊंगा, SI का कैलकुलेशन बताऊंगा, CI का कैलकुलेशन बताऊंगा इस ट्री मेथड से, है ना। तो आप लोगों को केवल एक ही काम करना है कि ध्यान लगा करके इस मेथड को सीखना है। बीच में बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये वाला कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैं 2 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करूंगा, फिर भी ना समझ में आए तो बैकवर्ड आकर के आप देख सकते हो कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। अगली बात ये है कि क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार हमें खुद को ढालना होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं वर्तमान स्थिति में हर एक एग्जाम में, उसके हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मुझे वो वाला मेथड आता है मैं उसी से बनाऊंगा, नहीं, फंस जाओगे आप। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन पा रहे हैं। तो यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको नया चीज़ तो सीखना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, है ना। क्योंकि बहुत लोग का कहना ये है, मुझे पर्सनली, कि सर ये जो आप रेशियो मेथड बताते हो सर, इससे अच्छा तो हमारा जो है कि जितने दिन से कर रहे हैं वही वाला है। मेरे दोस्तों बता रहा हूँ मैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में जाके फंसोगे इस चीज़ में आप। यदि नया नहीं सीखोगे तो जो जान रहे हो उसी को जानते रह जाओगे, और जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रह जाओगे।
और कोई व्यक्ति जो है कि नया सीख करके आगे निकल जाएगा, नौकरी पालेगा। इसलिए बोल रहा हूँ सीख जाओ। नहीं सीख रहे थे, वापिस जा करके स्टार्ट कर लो, सीख जाओ, ठीक है, क्योंकि इस मेथड से हर क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ मैं। अगला ट्री मेथड, जैसे मान लेते हैं हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है, इस ट्री मेथड की शुरुआत करते हैं हम। हमारे सामने मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर है आपका 10%, समय है आपका 2 साल, मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये। तो बताइए CI माइनस SI कितना होगा। चलिए सीधा सीधा सवाल है, CI माइनस SI आप बताइए कि कितना होगा, ये तो बताना है आपको, है ना। तो देखो 10% के हिसाब से 2 साल में 1000 रुपये का ब्याज SI आप निकाल सकते हो। मेरे विचार में तो ये 200 रुपये आएगा, मुझे दिख रहा है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। CI उससे ज़्यादा ही आएगा 200 से। अभी मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसका नाम मैंने क्या बोला है, मैंने नाम बोला है कि यह ट्री मेथड है। कौन सा मेथड है, ट्री मेथड है। इस ट्री मेथड में 2 साल को मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, ये मेरा पहला साल, ये मेरा दूसरा साल। देखो जो सक्सेसिव होता है आप सक्सेसिव से भी बना सकते हो, बना करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिखाने के लिए इतना छोटा सा और कम एग्जाम्पल लिया हूँ, इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन इसी से बना करके दूंगा, ठीक है। ये सिखाने के लिए है। आप बोलोगे सर सक्सेसिव से बना दो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सक्सेसिव से पहले बना के रख दूं क्या, पहला साल दूसरा साल, उसमें मैं जो है कि वर्टिकल लिखता हूँ सारी चीज़ें, है ना। P/A दर आपको दिया है 10%, यानी कि 1/10 के हिसाब से 10 से 11, और दूसरे साल भी 1/10 के हिसाब से 10 से 11। कितना हो जाएगा ये, 100 से कितना हो जाएगा ये, 11 11 121, यानी कि CI कितना बन रहा है आपका 21 रेशियो। आपको 1000 रुपये मूलधन दिया हुआ है, बिल्कुल। यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, P आप देखेंगे यहाँ पर दिया है 100 रेशियो, है ना। और यही दिया हुआ है किसके बराबर, 1000 रुपये के बराबर। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ रहा है आपका, 1 रेशियो बराबर यहाँ से आएगा 10 रुपये, यानी कि CI आपका कितना बनेगा, 21 रेशियो है ना आपका CI, ये देखो 21 रेशियो आया था CI, तो 21 रेशियो बराबर आपका कितना बनेगा, 210 रुपये बनेगा। ये लो, ये हुआ 210 रुपये CI। SI का कैलकुलेशन एकदम आसान है। SI कैसे निकालोगे आप, 10% 2 साल, यानी कि 20% निकालना है किसका, 1000 रुपये का 20% आपको निकालना है। ये लो 2 0 2 0 20 दहम 200 रुपये आपका CI आ गया, तो SI आ गया। तो CI माइनस SI आपको कितना हो गया है, 10 रुपये हो गया है। ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसी को इस मेथड से लेकर के आते हैं, देखना। मैं चाहूँ तो इससे ज़्यादा जल्दी इस मेथड से बना के दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखोगे एक बार, देख लो फिर समझाऊंगा। देखो 10% के हिसाब से 1000 रुपये, तो यहाँ पर आएगा 100 रुपये, 10% के हिसाब से यहाँ आएगा आपका 100 रुपये। ये 100 रुपये दूसरे साल को ब्याज देगा 10% के हिसाब से, 100 गुणा 1/10 10 रुपये। पहला वाला लाइन SI होता है, यानी कि 200 रुपये, पूरे को जोड़ेंगे तो CI आएगा, यानी कि 210 रुपये। डिफरेंस आ चुका है आपके सामने 10 रुपये। इतने में ख़त्म हो गया ये जो चला आपका रेशियो मेथड सक्सेसिव, उससे जल्दी ये ख़त्म हो गया। अब बोलोगे कि सर ये कैसे किए, तो मैं वापस आता हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो, अब इसको सोचो, समझो, सुनो और जानो, क्योंकि इतने ही जल्दी ख़त्म हो जाता है ट्री मेथड में। उतना भी नहीं करना है, समझ रहे हो बात को। जो आपको अभी तक जल्दी लग रहा था बिना सूत्र के, ये जल्दी लग रहा था ना, इससे भी जल्दी ये वाला बना के दे रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो आप, हर एक मेथड मेरा एक से एक है, बस सीखने की ललक होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, सीखने की ललक होनी चाहिए। हर एक मेथड मेरे पास रखा हुआ है, बस आप सीखिए इस चीज़ को। क्रमागत वृद्धि मैंने कैसे किया, यहाँ ये 100 बराबर ही 1000 क्यों किया, क्योंकि 100 रेशियो मेरा P है और P 1000 दिया हुआ है, वहाँ से निकाले। अब आते हैं आगे, ठीक है। चलिए, क्या बोला है आपको, पहले साल दूसरे साल, 2 साल का कैलकुलेशन मैं दिखा रहा हूँ ना आप लोगों को। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 2 साल का कैलकुलेशन करना है। हम ये बात करेंगे कि ये जो हमारा मूलधन 1000 रुपये है, इस पर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना बनेगा। क्या बोला मैंने, ये जो 1000 रुपये हमें मूलधन दिया हुआ है, इस पर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज, पहले साल 1 साल का, दूसरे साल फिर 1 साल का, अलग अलग लिख रहा हूँ मैं हर एक साल का, क्योंकि ब्याज वार्षिक लगता है। 10% वार्षिक दिया हुआ है आपको, पर एनम दिया है, तो 10% के हिसाब से 10% को हटा करके मैं 100 लिख दूंगा।
या फिर आप चाहो तो 10% को, मुझे पता है अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 10% को 1/10, अब 10 से इसको काट दोगे कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 100 रुपये, पहले साल 100 रुपये और दूसरे साल भी 100 रुपये। इस बारे में तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे विचार में। 100 रुपये पहले साल, 100 रुपये दूसरे साल, 2 साल 100 रुपये लग गया। यही तो साधारण ब्याज होता है। दोनों साल यदि मैं 100 रुपया लग गया करके ये जो बात बोल रहा हूँ, यही आपका क्या है, यही आपका साधारण ब्याज है, यानी कि 200 रुपये। अब बोलोगे सर तो कंपाउंड कहाँ हुआ, अरे मैं कहाँ बोला कि बन गया, रुको जरा, ठीक है। 100 रुपये पहले साल, 100 रुपये दूसरे साल, ऐसा ही निकल गया 200 रुपये, यही मैंने किया था अभी, है ना। अब देखो 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से पहले साल 100 रुपया ब्याज बना। जहां जहां उंगली रखता हूं ना उसको देखा करो। 1000 रुपये पर 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 100 रुपये बना, पहले साल का। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है कि 1 साल जो ब्याज राशि आई उस ब्याज पर भी अगले साल ब्याज लगेगा। दोबारा सुनो, ये रहा आपका 100 रुपये का ब्याज पहले साल का, इस 100 रुपये के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा जो दूसरे साल कैलकुलेट होगा। यानी कि ये जो 100 रुपये लगा है ना आपके सामने इंटरेस्ट, इस 100 रुपये पर भी आपको 10% के हिसाब से ब्याज की गणना करनी होगी। 100 रुपये पर भी 10% के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये 10 रुपये आएगा सर। यही 10 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है, यही 10 रुपये, ठीक है। यही 10 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। अब यदि आपको ब्याज कैलकुलेट करना है, ये तो ऐसा ही निकल गया 200, ये सामने का दोनों साल 100 रुपये, 200 ऐसा ही हो गया। CI क्या है, ये 100 रुपये, ये 100 रुपये, और पहले साल के नाम से जो आपने दूसरे साल ब्याज दिया 10 रुपये वो एक्स्ट्रा। यदि इन तीनों को जोड़ोगे तो आप क्या लिखोगे, 100 प्लस 100 प्लस 10 रुपये, यानी कि 210 रुपये आपका CI आया है। ये जो हरे रंग में लिखा है ये SI है, लाल रंग वाला CI है। यही तो किया था मैं। तो CI 210 रुपये, SI 200 रुपये, यानी कि CI माइनस SI कितना बोलेंगे आप, देखो 210 माइनस 200 यानी कि 10 रुपये। यहाँ पर इतना सॉल्व करके आपने 10 रुपये लिखा था, यहाँ मैं 2 लाइन के कैलकुलेशन में 10 रुपये लिख रहा हूँ। इसलिए बोला कि ट्री मेथड भी एक हमारे पास मेथड उपलब्ध है, इसको भी सीखिए। चलो दोबारा देखें एक बार, क्या किया हमने। सबसे पहले हमने 1000 रुपये का 10% निकाल लिया। देखो 1/10 यानी कि 10% ना, 1000 रुपये का 10% निकाल लिए। उसी के हिसाब से पहले साल और दूसरे साल अलग अलग हमने जो है कि उस पर ब्याज लगाया। उसके बाद हमें पता है कि पहले साल जो ब्याज लगेगा अगले साल उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसलिए इस 100 रुपये पर अलग से हमने 10% लगा दिया, 10 रुपये आ गया। अब कुछ नहीं है, जितना हमने ब्याज निकाला सबको जोड़ दिए तो CI आ गया। पहले वाले लाइन को हमेशा, पहले वाले लाइन को जब जोड़ोगे तो आपको SI मिलेगा, और जब पूरा ओवरऑल ब्याज जोड़ोगे तो CI मिलेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपके सामने, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड में, है ना। ये आप नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो जब तक कि मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए। प्रश्न है, यदि R बराबर 15%, T बराबर 3 साल 3 वर्ष 3 ईयर, P बराबर 16,000 रुपये, ठीक है, 15% 3 साल 16,000 रुपये हो तो दूसरे साल द्वारा तीसरे साल को कितना ब्याज दिया जाएगा। ये लो, चलो
दूसरे साल द्वारा तीसरे साल को कितना ब्याज दिया जाएगा। आपको दिया हुआ है आर दिया हुआ है आपको 15% है, समय इस बार 3 साल दिया है और मूलधन दिया है 16,000 रुपये। समय कितने साल दिया हुआ है आपको, समय सर दिया हुआ है 3 साल। चलो 3 साल हम बना लेते हैं। कितना साल बना लेते हैं, 3। ये लो, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। दूसरे साल द्वारा तीसरे साल को कितना ब्याज दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना ब्याज जाएगा वही बताना है आपको। एक बार बना करके देखो, वीडियो पॉज करके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, ये जो P 16,000 रुपये है, ठीक है, हम क्या याद करते हैं, ये जो 16,000 रुपये जो दिया हुआ है इस पर ये 15% कितना होगा, 15/100। 15% का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 गुणा 16 करना है आपको, यानी कि 15 शून्य 0, 15 छक्का 90, शून्य आ गया 9, 15 एक कम 15 और 9 2400 रुपये। ये लो, सीधा सीधा हम यदि देखें 16,000 रुपये का 15% कितना है तो 2400 रुपये है। 16,000 का 15% 2400 रुपये है। तीनों साल ये 2400 रुपये तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। देखो सीधा सीधा जो मूलधन होता है वो तो तीनों साल मूलधन तो वही है ना। हर बार मूलधन के बाद में थोड़ा सा ब्याज ऐड करेंगे, अलग से ऐड करेंगे, यानी कि तीनों साल जो सबसे पहली राशि जो ब्याज लग रही है वो 2400 और 2400 रुपये है। यदि मुझे इसी क्वेश्चन में एसआई पूछा होता तो मैं यहाँ से एसआई निकाल लेता, कितना, 2400 प्लस 2400 प्लस 2400। यहाँ से मेरा आंसर एसआई का आ चुका है, कितना, 24 या 7200 रुपये। ये लो, ये तो एसआई होता। 16,000 रुपये पर यदि मुझे 15% के हिसाब से 3 साल का ब्याज पूछे तो 7200 रुपये आंसर हो जाता। ये होता है मैथ्स। ठीक है, आगे आपको तो ये पूछे दूसरे साल ने तीसरे को कितना ब्याज दिया, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि पहले ने दूसरे को कितना ब्याज दिया। ये लो, अब क्या बोल रहे हो सर, देखो 2400 रुपये जो है ये 16,000 रुपये पर पहले साल का 15% के हिसाब से ब्याज लग गया 2400 रुपये। ये जो 2400 लिखा हुआ ये क्या है, ब्याज है। यही 16,000 रुपये पर 15% के हिसाब से पहले साल 2400 रुपया ब्याज लगेगा। अब ये जो पहले साल 2400 रुपया ब्याज लगा है इस पर अगले साल इस ब्याज की राशि पर दूसरे साल फिर से ब्याज लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, ये जो 2400 रुपये पहले साल आया इस पर दूसरे साल ब्याज लगेगा। किस दर पर, यही 15% के दर पर भाई। ये लो, 2400 पर 15 गुणा 100 के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका क्या आ जाएगा, ये 15 चौक 60 हो जाता है, नहीं हो जाता है, हो जाता है। 60 का शून्य, कैरी 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 रुपये देखो ब्याज आ गया। ये 360 क्या है, ये पहले साल ने दूसरे साल को इतना दिया है। ठीक है, पहले साल 2400 रुपये ब्याज आया, इस 2400 रुपये ब्याज को मूलधन में जोड़ करके अगले साल का कैलकुलेट करेंगे। ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बिल्कुल बोलते हो, वही है। यही 2400 रुपया ब्याज पर दूसरे साल 360 रुपये और ब्याज चलेगा, ब्याज की राशि पर ब्याज, तभी तो वो कंपाउंड है, वरना सिंपल ऐसे ना हो जाता। देखो निकल गया। जो कंपाउंड कब होता है, जब ब्याज पर ब्याज लगता है। देखो 2400 रुपया ब्याज है, इस पर ब्याज लगा 360 रुपये दूसरे साल। ठीक, अब बोलेंगे सर जब पहले साल के 2400 पर दूसरे साल को ब्याज लग रहा है ना, और इसी स्थिति में ये जो दूसरे साल 2400 है उस पर भी तो तीसरे साल ब्याज लगेगा। बिल्कुल लगेगा। पहले साल के 2400 पर यदि दूसरे साल ब्याज लग रहा है तो दूसरे साल के 2400 पर भी तो तीसरे साल का ब्याज लगेगा, उसी 15% के हिसाब से 360 रुपये लगेगा। कितनी लगेगा जी, बिल्कुल लगेगा। पहले साल के 2400 पर दूसरे साल का ये 360 रुपया ब्याज बिल्कुल लगेगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लगेगा। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखो, पहले साल का जो ब्याज है वो दूसरे साल लगा, दूसरे साल का तीसरे साल लगा, लेकिन ये जो पहले का 24 है वो केवल दूसरे को ब्याज देगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या ये जो 2400 है वो केवल अगले ही साल के लिए हमारा मूलधन में ऐड होगा का? नहीं, ये जो 2400 पूरे 3 साल के लिए मूलधन में ऐड होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि इस 2400 पर दूसरे
और तीसरे साल, दोनों ही साल जो है कि 360 रुपए ब्याज लगेगा। समझे इस बात को। मान लेते हैं पहले साल आपने 2400 रुपया ब्याज निकाला, अब उसको जो मूलधन में आप ले जा करके जोड़ोगे तो क्या वो मूलधन का राशि केवल दूसरे साल के लिए ही काम आएगा? नहीं, उसी में तो और ऐड करोगे तीसरे साल को भी। इसलिए ये जो 360 रुपये ब्याज जो लगा दूसरे साल, ऐसा ही ब्याज पहला वाला तीसरे को भी देगा। पहले साल वाला दूसरे को और पहले वाला तीसरे को भी वो ब्याज देगा। ये देखो दोनों में हरा लकीर गया है। और दूसरे साल वाला केवल तीसरे साल को देगा। आगे होता तो वो भी देता, लेकिन ज़्यादातर 3 साल का ही कैलकुलेशन आता है। ये चीज़ आप लोग भी देखे होंगे। तो इस 2400 दूसरे साल वाले ने तीसरे साल को दिया, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन जैसे पहले साल के पास में ये 2400 रुपये था ब्याज देने के लिए, दूसरे को दे दिया और तीसरे को दे दिया। दूसरे के पास कितना राशि है तीसरे को ब्याज देने के लिए? दूसरे के पास ये 2400 रुपये था जिसमें 360 रुपये ब्याज दिए। ये 360 रुपये भी तो है दूसरे के पास, इस पर भी वो जो है कि अगले साल को ब्याज देगा। ये देखो, अभी बोल रहे होगे सर इससे अच्छा वाला मेथड था। हाँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाओगे उससे? इसलिए देखो, इस 360 पर तीसरे साल को भी तो ये 15/100 के हिसाब से ब्याज लेगा। ये 0 से 0 कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 18 बार, 18 तिया 54 रुपये। ये लो, ये सब रुपए में है ना? बिल्कुल, ये सब रुपए में है, रुपए लिख लो आप। ठीक है, 54 रुपये। दूसरे साल के पास ये जो 360 रुपये एक्स्ट्रा था, उसने ये 54 रुपये ब्याज दिया। कुल मिलाकर के ब्याज देखो, जितना नीला में लिखा है सब ब्याज है। अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं कि दूसरे साल द्वारा तीसरे साल को कितना ब्याज दिया गया, उसको मैं देखता हूं। दूसरे साल द्वारा तीसरे साल को, ये देखो दूसरा वाला का एरो ये गया 360 रुपये ब्याज दिया, दूसरा का एरो ये गया 54 रुपये और ब्याज दिया। ये दूसरे साल ने तीसरे साल को ये दोनों ब्याज दिया है। कहने का अर्थ क्या है? 360 और प्लस 54, यानी कि कुल मिलाकर के कितना हो गया? ये 414 रुपये ब्याज दिया है। कितना रुपये ब्याज दिया है? दूसरे ने तीसरे साल को 414 रुपये ब्याज दिया है। और ये केवल कैलकुलेशन आप ट्री मेथड से कर सकते हो, उसके अलावा कभी नहीं। अब यदि यहां पर मैं कुल ब्याज की बात करूं, मान लेते हैं ये तो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन एसएससी का है, एसएससी में आए वो क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं कि मान लेते हैं हमको टोटल यदि ब्याज कैलकुलेट करना हो, सीआई कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करेंगे? हम जितना लिखा है ना सबको जोड़ डालेंगे। 2400 2400 2400 3 बार लिखा है, ये हो गया 7200 रुपये। उसके बाद में 360 360 360, ये भी 3 बार लिखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा? 30 तिया 90, 6 तिया 18, यानी कि 1080 रुपये तो ये हो गया। और 54 रुपये ये भी रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के सीआई आप निकाल सकते हैं 4, 8 5 13 3, 2 और 1 3, 7 और 1 8, 8334 रुपये आपका कुल ब्याज आ रहा है। कितना आ रहा है आपका कुल ब्याज? 8334 रुपये आ रहा है भैया कुल ब्याज। देखो ये लो, ठीक है, कुल मिलाकर के 8334। हाँ ठीक, चलो दोनों ही मेथड से आ रहा है ना? दूसरा वाला मेथड मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, कुल ब्याज के लिए तो हमारे पास सक्सेसिव है ना, उससे भी चेक कर लिया, सेम आ रहा है। ठीक है, चलो तो 8334 रुपये यहाँ पर आप कुल ब्याज निकाल सकते हो। यदि सीआई और एसआई के बीच में अंतर पूछे तब भी आप निकाल सकते हो। 8334 माइनस 7200 करोगे, सीआई एसआई का अंतर आ जाएगा। ये लो, ये भी करके दे देता हूँ इस क्वेश्चन में, है ना? मान लेते हैं इसी में पूछा होता आपका कि सीआई और एसआई के मध्य कितना अंतर है, तो क्या करते हैं? 8334 माइनस 7200 कर लेते हैं हम। कितना आता है यहाँ पर से आप देखेंगे एक बार, 4 में 0 गया 4 हो गया, 3 में 0 गया 3 हो गया, 3 में 2 गया 1 1, 1134 रुपये आपका सीआई और एसआई का अंतर है। देखो कितना रुपया अंतर है? 1134 रुपये। ठीक है, यदि इतना नहीं करना है तो और बता देता हूँ एक तो तरीका में। बोलोगे सर ये तरीका आप इतना सारा बता रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरे भाई ज़िंदगी में एक ही बार थोड़ी पढ़ना है इसको, वीडियो को दोबारा ऑन कर लो, एक बार और पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ोगे, एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन मैं तो अलग अलग वीडियो में हर एक बार यही एग्जाम्पल नहीं ले सकता ना, इसलिए मैं एक ही एग्जाम्पल में बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, आप अलग अलग लिखो स्पष्ट तरीके से।
चलो मैं ये बताया सबसे पहले तो दूसरे साल ने तीसरे साल को कितना ब्याज दिया मैंने वो बता दिया। ये जो लाल घेरा घेरा हुआ है ये दोनों दूसरे के तीसरे साल को दिया गया ब्याज है ये वाला, ठीक है। ये तो जो क्वेश्चन में पूछा था वो है। मैंने इसी में आपको पहला लाइन पिछले क्वेश्चन में भी बोला था पहला लाइन ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही हमने निकाल दिया 7200। मैंने ये भी बता दिया कि CI कुल कैसे जोड़ोगे, जितना रुपए लिखा है सबको जोड़ दोगे आपका CI आ जाएगा जितना भी है ना। अब फिर यदि CI SI का अंतर पूछ रहा है तो भी इन दोनों को माइनस कर दोगे आ जाएगा। और यही अंतर को एक जगह और बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। CI और SI में अंतर, ये ऊपर वाला लाइन देखो CI SI में कॉमन है ना, इसको छोड़ दो, बाकी सब ही तो अंतर है। ये 360, ये 360, ये 360 और ये 54, इन चारों को जो आप जोड़ोगे तो 1134 ही आएगा। देखो CI और SI का अंतर, ये जो 360 रुपये, 360 360 360 3 बार, ठीक है। इन तीनों 360 को जोड़ो और इसी में 54 को जोड़ो, CI SI का अंतर मिल जाएगा। देखो 360 को 3 बार जोड़ोगे 1080 आएगा। अब इस 1080 में आप 54 को जोड़ लो, कितना आएगा, ये 4 8 5 13 3 कैरी है, ये लो 1134 रुपये यहाँ भी निकला है। समझ में आ रहा है? आपको कुछ नहीं करना, इतना सारा जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, केवल ये जो लिखे रहोगे इतने को जोड़ दोगे, CI SI का अंतर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो एक ही एग्जांपल में इतना सारा डाटा मैं बता दिया आप लोगों को। आराम से वीडियो को पॉज करो और अलग अलग चीज़ों को लिखो। मेरे पास तो कलरफुल पेन था, बहुत लोग गणित के जब भी गणित पढ़ते हैं तो इतना सारा पेन यूज़ नहीं करते, मेरे पास पेन था इसलिए मैंने अलग अलग किया। वीडियो को रिवाइंड करो और शुरू से लिखना चालू करो आप लोग, है ना। और आप लोग लिखते रहो, मैं तो चलता हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आता हूँ आप लोग के सामने बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के, ठीक है। अभी का वीडियो यहीं तक रखते हैं, इन सभी चीज़ों को दोबारा तिबारा देखिए, है ना। चलिए, थैंक यू।